नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज जिस विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ग्रहों की शुभत्व और पापत्व या बेनिफिक एंड मैलेफिक प्लैनेट्स। देखिए, ग्रहों को भी पाप और शुभ ग्रह कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे ग्रह जो पापी कहे जाते हैं वो सचमुच में कोई पाप कर्म किया करते हैं। ज्योतिष में पाप और शुभ शब्द ग्रहों के लिए एक संज्ञा दी गई है, जिसका अभिप्राय यह है कि जिन ग्रहों को पाप या मैलेफिक प्लैनेट नाम दिया गया है वे स्वाभाविक रूप से अनिष्ट और अशुभ फल देते हैं। इसी प्रकार जिनको शुभ ग्रह या बेनिफिक प्लैनेट कहा जाता है वे स्वभावतः उपकारी और शुभ फल देने वाले होते हैं। परंतु कभी कभी ये शुभ और अशुभ ग्रह अपने स्वभाव के विपरीत भी फल देते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी दुर्जन व्यक्ति भी समय संगति आदि के शुभ प्रभाव में पड़कर अच्छा काम करता है और कभी कभी अच्छे सज्जन व्यक्ति भी कुसंगति और किसी विशेष प्रभाव के कुचक्र में पड़कर दुष्ट काम भी कर बैठते हैं। इसी प्रकार ग्रहों के बारे में भी जानना चाहिए कि उनका नैसर्गिक स्वभाव क्या है, क्योंकि फलित ज्योतिष में इसकी विशेष जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। तो शुभ ग्रह की श्रेणी में बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और पाप ग्रह की श्रेणी में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु आते हैं। तो ये दोनों श्रेणियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह और नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है पहले जान लेते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है कि वह स्वभाव उसका क्या है, स्वाभाविक रूप से गुण धर्म क्या है। ठीक है, जैसे पेड़ का धर्म क्या है, छाया देना, या कुछ ऐसे पेड़ होते हैं उनका धर्म क्या है, फल देना। परंतु कुछ ऐसे भी वनस्पति होते हैं जिनका काम है कांटे देना। तो सबका अपना एक नेचुरल स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार से ग्रहों का भी एक स्वभाव होता है और अपने स्वभाव के हिसाब से वो फल देते हैं। तो पहला नंबर आता है बृहस्पति। ठीक है, अब बृहस्पति को कहा जाता है ये देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी बनाते हैं। शुक्र दूसरे नंबर के आते हैं शुभ ग्रह। ये राक्षसों या दानवों के लिए काम करते हैं, मतलब कि राक्षसों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, उनकी युद्ध रणनीति बनाते हैं। परंतु ये दोनों गुरु हैं। ठीक है, अब आते हैं बुध और चंद्रमा की। तो बुध और चंद्रमा की स्टडी अलग से करते हैं। देखिए, बुध के साथ एक कंडीशन है कि बुध यदि अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो या अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो वह उसके अंदर अशुभता आ जाएगी, जबकि वह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। और वही बुध किसी ऐसे ग्रह के साथ युति बना रहा जो शुभ श्रेणी का हो, जैसे शुक्र या बृहस्पति, तो उसके अंदर शुभता और बढ़ जाती है। तो इसमें 2 कंडीशन हो गया। एक तो बुध युति बना रहा है किसी अशुभ ग्रह के साथ, मान के चलिए कि मंगल के साथ, मार्स, ये क्या हो गया, ये अशुभ हो गया। ठीक है, और यही बुध अगर किसी शुभ ग्रह के साथ युति बना ले, जैसे शुक्र के साथ, तो क्या हो गया, बुध शुभ हो गया। ठीक है, और यदि बुध अकेला हो, अकेला कुंडली में कहीं अकेला बैठा हो तो उसको भी शुभ ही बोला जाता है। बस यही है कि उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े। अब कुंडली में इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कुंडली है, अब पहला भाव इसको हम लग्न बोलते हैं। लग्न से मान के चलिए बुध 5वें भाव में बैठा हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मंगल भी बैठ जाए साथ में, तो मंगल के साथ बुध की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए ये टोटल अशुभ हो गया।
ठीक है। अब यहीं पे उदाहरण लेते हैं कि बुध के साथ अगर शुक्र बैठ जाए साथ में, तो ये दोनों मिलकर के शुभ हो गए, मतलब बुध का प्रभाव और अच्छा हो गया, तो ये शुभ की श्रेणी में आ गया। ठीक है। अब एक केस और लेते हैं कि बुध कहीं भी अकेले बैठ जाए। ठीक है, बुध मान के चलिए कि लग्न में ही अकेला बैठ जाए। ठीक है, अकेला बैठ जाए और इस पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ये भी शुभ बोलेंगे इसको। ठीक है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अगर पूर्ण ज्योति वाला है, मतलब पूर्णिमा के दिन, ठीक है, तो पूर्णिमा वाला चंद्रमा हमेशा शुभ होता है। ठीक है, पूर्ण ज्योति तभी आता है ना जब पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा अपनी पूर्ण ज्योति देता है। ठीक है, तो वो चंद्रमा हम बोलेंगे उसको शुभ कहेंगे। और क्षीण चंद्रमा को हम अशुभ बोलते हैं, अर्थात वह चंद्रमा जो अमावस्या का हो या चतुर्दशी का हो। ठीक है, अब स्कंद होरा में लिखा हुआ कि अगर अमावस्या का चंद्रमा हो या चतुर्दशी का हो तो इसको क्षीण चंद्र बोलेंगे और यह अशुभ की श्रेणी में आ जाएगा। परंतु नैसर्गिक रूप से चंद्रमा शुभ है। अब इसमें दो कंडीशन अगर ये लग गया, और दोनों कंडीशन आप चेक कर लीजिए कि अगर पूर्णिमा के आसपास का है या पूर्णिमा के दिन का है चंद्रमा, तो उसे शुभ बोलेंगे। ठीक है, और यदि क्षीण चंद्रमा है यानी कि अमावस्या और चतुर्दशी का है तो इसको अशुभ कहेंगे। अब एक कंडीशन और भी है, चंद्रमा पे अगर दृष्टि पड़ जाए किसी शुभ ग्रह की तो वो भी चंद्रमा शुभ माना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि चंद्रमा लग्न से, ये लग्न है, लग्न से 5वें घर में बैठा हो, तो 5वां भाव कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए। ठीक है, और साथ में मंगल भी है, तो चंद्रमा और मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, परंतु अगर 9वें भाव में, लग्न से 9वें भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो बृहस्पति अपनी तीसरी दृष्टि से कहाँ देखेगा, पंचम भाव को। यहाँ देखेगा कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपनी तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ी। यहाँ से नवम भाव से 9वां घर कौन सा हुआ, 5वां भाव हुआ, तो चंद्रमा पे भी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की और मंगल पे भी पड़ रही है, दोनों में शुभता ला दिया। तो चंद्रमा में जो थोड़ी बहुत अशुभता आ गई थी मंगल से युति बना करके, वो शुभता में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि नैसर्गिक रूप से अशुभ या पाप ग्रह कौन से हैं। तो देखिए पहला नंबर आता है सूर्य का। सूर्य में देखिए क्या हीट है, एनर्जी है, ऊर्जा है, ईगो है। तो इसलिए इसको हम अशुभ की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका स्वभाव है अशुभता। मंगल को भी हम अशुभ और पाप दोनों की श्रेणी में रखते हैं, क्रूएल्टी है इसके अंदर। ठीक है, मंगल फाइटर है, मंगल आर्मी है, इसके अंदर इमोशंस की कमी है, इमोशन नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर इमोशन नहीं होता वो क्या होगा, वो अशुभ होगा, पापी होगा। शनि भी अशुभ ग्रह है, राहु केतु तो अशुभ है ही। तो आप बस नाम याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपके टोटल कितने हैं, 5 अशुभ हैं। ठीक है, और इधर जो आपका बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, और नैसर्गिक रूप से आपके बृहस्पति और शुक्र हो गए। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, और कृपया मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए और शेयर